राघव चड्ढा जी ऐसे नाम अभी उभर रहे हैं पार्लियामेंट में जिसकी सराहना हर लोग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, सरकार की आंखों में डालकर ऐसे सवाल पूछे हैं कि मुझे लगता होगा कि जब पार्लियामेंट में राघव चड्ढा जी बोलते होंगे तो सरकार का जो फेस है वो कुछ जोकर जैसा दिखता होगा। इतने गंभीर मुद्दे, इतने रिसर्च करने के बाद जो मुद्दे पार्लियामेंट में लाए जा रहे हैं वो सोचने पर सबको मजबूर कर रहा है। यहां तक आपको, हमको, सबको इफेक्ट कर रहा है कि अगर पार्लियामेंट जिसके लिए बना है अगर वो वहां पे नहीं एमपीज कर रहे हैं तो बाकी एमपीज वहां पे बैठे क्यों हैं। आम आदमी के बहुत ही लेजेंड माने जाते हैं राघव चड्ढा जी, स्पोकनर हैं और इस तरह के रिसर्च करके लाते हैं कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। एक ऐसा रूप देखने को मिला है पार्लियामेंट का जो काफी लंबे दशक के बाद ये चीज अभी देखने को मिला है। अगर आप देखोगे इधर 10 सालों की जब बात है, जब कांग्रेस हुआ करती थी, उस समय कुछ ऐसे नाम होते थे जो पार्लियामेंट में सरकार से सीधे आंख से आंख मिलाकर सवाल पूछते थे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और अभी राघव चड्ढा जी का क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है जिसमें वो कई ऐसे ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जो सच में जेन्युइन लगती है, जो सच में लगते हैं कि हाँ ऐसे मुद्दे को उठाना चाहिए। और अगर हम लोग एमपी चुनते हैं तो ऐसे सांसद को चुनना चाहिए जो इस तरह की बातें करता हो, जो इस तरह के सवाल, इस तरह के फैक्ट और डेटा सरकार के सामने पेश करती हो और मांग करती हो। और उनके वजह से ऐसे कई सारे नियम है जिसमें बदलाव हो भी गया है। आज हम सांसद की बातें करेंगे। पहले जो सांसद चलता था उसमें लेजेंड हुआ करते थे कुछ। पहले सोशल मीडिया नहीं था तो लोग सांसद में गंभीर मुद्दों पे बात करते थे, लेकिन वो सोशल मीडिया नहीं रहने के कारण वो सारे वीडियो क्लिप बाहर नहीं आते थे। और उस समय भी कई लेजेंड थे जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, राम मनोहर लोहिया और सुषमा स्वराज, अरुण जेटली। ऐसे और भी कई दिग्गज रहे हैं पार्लियामेंट में जो सरकार से जब सवाल करते थे तो सरकार के दिमाग भी घूम जाया करती थी, डरते ही नहीं थे। अगर देश में प्रॉब्लम चल रही है तो सीधे सवाल करते थे। लेकिन आज के जो एमपीज है अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो लगेगा कि जैसे वो गूंगे हैं, उनको बोलने नहीं आता है, जैसे उनको बेरोजगारी, उनको समाज की जो समस्या है उनको नहीं दिख रही है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। और राघव चड्ढा जी की जिस तरह से क्लिप वायरल हो रही है उससे तो यही लगता है कि अगर एमपी चाहें तो कई मुद्दों को उठा सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे कि इसके पीछे कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से वो नहीं बोल पाते हैं। एक दिन जो पार्लियामेंट चलाई जाती है, एक दिन 5 से 6 घंटा, उसकी खर्चा करीबन 3 करोड़ के आसपास होती है, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग, सिक्योरिटी, फ्री बिजली, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। यहां तक कि जो सांसद अपने घर से पार्लियामेंट तक आते हैं किराए लेकर, उसका भी उनको पैसा मिलता है। आप सोचो एक दिन पार्लियामेंट चलाने का खर्चा 3 करोड़ रुपए के आसपास जाता है। और वो एमपीज करते क्या हैं, और ये जो एमपीज हैं उनको महीने का सैलरी अलग से मिलता है, रहने का जगह मिलता है, ट्रैवलिंग की सुविधा मिलती है, फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ मिलता है उनको। जैसे एक राजा की जो जिंदगी होती है उस तरह की जिंदगी वो जी सकते हैं और उनको मिलती भी है सारी सुविधाएं। लेकिन आप ऐसे कितने एमपीज को देखे हैं जो राघव चड्ढा की तरह आवाज उठाते हैं पार्लियामेंट में, सरकार से सवाल करते हैं, जनता की जो प्रॉब्लम है उसको खोजते हैं सोशल मीडिया पे और उस मुद्दों को उठाते हैं। वो अगर आप ढंग से राघव चड्ढा की स्पीच को सुनोगे तो आप उससे पूरी तरह से रिलेट कर पाओगे कि एक्चुअल में जो मुद्दे हैं ना, ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए, सरकार से ऐसे सवाल पूछने चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं कर रही है, तब जाकर के सरकार में प्रेशर बनेगा और सरकार उसके ऊपर एक्शन लेगी। मोस्टली जो सांसद होते हैं उन पर पूरा का पूरा कंट्रोल उसके पार्टी का होता है। अब इसके पीछे कई कारण है। जैसे मान लिया कि आप सांसद चुने गए हैं और आपके अंदर कोई टैलेंट है नहीं, आप गुंडा थे, मवाली थे, आप लोगों को डरा धमका करके आपने एरिया में एक बहुत बड़ा रुतबा बना लिए थे। अब पार्टी को चाहिए ऐसे लोग जो उस एरिया में फेमस हो। अब फेमस लोगों को उठाएगा पार्टी और उसको टिकट देगा अपनी पार्टी का, और रुतबा इतना होता है कि वो गुंडा हो, मवाली हो, उसको लोग जिता ही देते हैं। अब ऐसे में वो एमपीज बनकर अगर पार्लियामेंट में बैठेगा तो उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो कौन सा मुद्दा उठाएगा। वो क्या वो कभी ये उठाएगा कि लोगों का मर्डर क्यों हो रहा है? क्या वो कभी ये उठाएगा कि चोरी इतना क्यों बढ़ रहा है क्योंकि वो पहले से ऐसा था? इतना रेप क्यों हो रहा है, कभी इस मुद्दे पे वो बात करेगा? कभी नहीं करेगा। क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों को चुनकर उठाए हैं
जो इस तरह के कैटेगरी में आते हैं। अब मामला ऐसे ही होता है कि जो आप गुंडा को वोट देकर जिताएं और उसके अंदर ना टैलेंट है बोलने का, ना कोई डेटा एनालाइज करने का, ना कोई बात को प्रेजेंटेशन करने का उसके बाद क्षमता ही नहीं है। अब किसी पार्टी में अगर वो जुड़ता है और जुड़कर सांसद बना तो वो पार्टी उसको कभी नहीं बोलने के लिए देगी। अगर कोई दिमाग में उसका टॉपिक भी आएगा, उसको अगर रिप्रेजेंट उसको नहीं करना रहा है तो पार्टी उसको बोलने का मौका नहीं देगी। अगर वो बंदा सही से नहीं बोल पाया, एमपी सही से नहीं बोल पाया, तो पूरा का पूरा इमेज उस पार्टी का खराब होगा कि देखो इस पार्टी का ये बंदा कैसे बोल रहा है, इसको बोलने नहीं आता है, लड़खड़ा रहा है, उच्चारण सही से नहीं हो रहा। तो कई सारे मामले आते हैं। तो इसका सीधा श्रेय है वो हम लोग के ऊपर जाता है कि हम लोग कैसे लोगों को जिता कर आगे भेजे हैं, और यही मामला फंसता है। अगर आप राघव चड्ढा ऐसे लोगों को चुनोगे तो वो शेर की तरह दहाड़ेगा, और अगर आप चुनोगे गुंडा मवाली को तो वो सिर्फ कैमरा के पीछे दिखेगा। और नहीं तो अगर अच्छी बातें हो रही होगी, अच्छे डिस्कशन जब हो रहा होगा पार्लियामेंट में, तो अपने पार्टी के इशारे पे कठपुतली की तरह पार्लियामेंट में सिर्फ वो नाचेगा। जब वो बोला जाएगा बेंच पीछो तो वो बेंच को पीटने लगेगा। जब बोला जाएगा पार्टी हल्ला करो, विपक्ष हम लोग से सवाल कर रहा है, तो वो हल्ला करने के लिए रेडी रहेगा, और यही वो करता है पार्लियामेंट में। अब सवाल आता है कि राघव चड्ढा जी इतना कैसे बोल रहे हैं। इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। राघव चड्ढा जी एक एजुकेटेड पर्सन है, वो स्पोकनर हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी बातों को रखते हैं। हर पार्टी को एक समय मिलता है, एक लिमिट टाइम अपनी बातों को रखने के लिए। तो आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा को सपोर्ट करती है क्योंकि वो सही इश्यूज को निकाल करके पार्लियामेंट में सरकार के बीच में रखती है, इसलिए पार्टी उस पर ट्रस्ट करती है। और वो राघव चड्ढा जी अपने कई सारे टीमों से मिल करके रिसर्च करते हैं और उन मुद्दों को सरकार के बीच में रखते हैं। इस वजह से राघव चड्ढा जी को ज्यादा मौका मिलता है, और वो बेहतरीन भी हैं अपने बात को पार्लियामेंट में जिस तरह से रखते हैं। मुझे नहीं लगता है कि और कोई वहां पर एमपीज होगा जो उतना सटीक तरीके से डेटा के साथ में और प्रोफेशनल तरीके से अपनी बातों को रखता होगा। तो इस वजह से राघव चड्ढा जी को इतना मौका मिलता है और उनकी वीडियो क्लिप इतनी वायरल होती है। एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर स्पीकर सरकार के पक्ष में झुक जाए तो क्या होगा। तो महाशय अगर आप देखोगे ना तो पूरा का पूरा पार्लियामेंट स्पीकर के ऊपर टिका हुआ है, या राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। और ऐसा मामला आया है, कुछ हफ्ता पहले की बात है, विपक्ष ने ओम बिरला जी पे अविश्वास प्रस्ताव लागू कर दिया था, पेश कर दिया था संसद में। उन्हें लगा था कि ओम बिरला जी जो हैं वो सरकार की बातों को सुनते हैं, हम लोगों को बोलने का मौका नहीं देते हैं। जब हम लोग डिबेट पे बात रखना चाहते हैं तो हम लोग को रुकवा देते हैं। और ऐसा वीडियो क्लिप में मैंने देखा भी है, मैंने फील भी किया है। और ये बात कहीं ना कहीं वो सही बोल भी रहे थे कि स्पीकर जो ओम बिरला जी हैं वो जो होता ना है कि दोनों पार्टी को लेकर चल रहा है, जो मुद्दे हैं जिसको जितना समय मिलना चाहिए उसके ऊपर वो बात करे, ऐसा होता भी है। लेकिन हमें जहां पर दिखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि ओम बिरला जी जब प्रधानमंत्री की तरफ उनका फेस होता है तो स्माइल के साथ होता है, लेकिन जैसे ही विपक्ष की तरफ वो देखते हैं जैसे लगता है कि उन्हें कोई भूत दिख गया होगा और उनके चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है। ऐसे कई सारे मोमेंट मैंने देखा जहां से मुझे भी लगा है कि ओम बिरला जी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव आया, आप देखो कैसे ओम बिरला जी दोनों लोगों को बोलने का मौका दे रहे हैं। उन्होंने बोला भी कि पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में ये जो स्पीकर है वो किसी एक का नहीं होता है, दोनों तरफ की बातों को रखना है, दोनों तरफ की बातों को सुनना है। और देखिए फिलहाल उस तरह से कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सबसे बड़ा रोल स्पीकर का होता है। अगर स्पीकर बिक जाए, अगर सरकार उसे खरीद ले, सरकार के इशारों पे काम करना शुरू कर दे, तो पार्लियामेंट का कोई मतलब रहा नहीं। पार्लियामेंट चलाओ चाहे नहीं चलाओ, फर्क आपको सेम हो जाएगा। जब तक कि यह स्पीकर आपको बेहतरीन नहीं मिलेगा, आप पार्लियामेंट को सही से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इश्यू भी है हमारे देश में कि पार्लियामेंट में जो स्पीकर चुने जाते हैं वो किसी पार्टी से आते हैं। मुझे लगता है कि ये किसी पार्टी से नहीं होना चाहिए। जिस तरह से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया है, वहां पर किसी की रुतबा नहीं चलती है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी भी हो, उसको अलग डिपार्टमेंट कर दिया गया। मुझे भी लगता है कि पार्लियामेंट में जो स्पीकर है, जो सबसे बड़ा और ऊंचा और रिस्पेक्टेड ओहदा होता है, उसे भी ऐसे लोगों को चुना जाए जिस पर किसी पार्टी का कंट्रोल ना हो।
वो बस देश की संविधान को अच्छी तरह से जानता हो और उसे पता होना चाहिए कि देश के लिए क्या बेटर है, किसी ना पक्ष ना विपक्ष, बस सीधे मुद्दे की बात करने वाला हो। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को वहां पे जगह मिलनी चाहिए। कुछ ऐसे स्पीकर भी रहे हैं हिस्ट्री में, जैसे सोमनाथ चटर्जी जी। सोमनाथ चटर्जी जी ऐसे स्पीकर थे जो अपने सरकार के खिलाफ भी वो बोलने से नहीं डरते थे। मतलब कि वो देश के बारे में सोचते थे। जब उन्हें जिताया गया था, जब उन्हें ज्यादा वोटिंग मिला और वो जब स्पीकर बने, तो उनके जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि भाई तुम मेरे तरफ से हो और मेरे तरफ से सवाल क्यों कर रहे हो, आप मेरे पार्टी से हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं अब आपके पार्टी से ऊपर का ओहदा मुझे मिल चुका है, तो मुझे अब देश प्यारा है, आपकी पार्टी नहीं। तो कई बार उनके साथ बहस भी हुआ था, कई बार ऐसे मामले भी सामने आए थे जहां पे उनकी पार्टी उन्हें प्रेशर डाल रही है कि आप पार्टी की तरफ से थोड़ा सा झुक कर रहो, नेचुरली आप इसको तरफ अट्रैक्ट रहो, क्योंकि इस पार्टी ने आपको उस जगह पर बैठाया है, तो आपको विपक्ष को थोड़ा सा अलग रखो। और ऐसे मामले आए थे, लेकिन सोमनाथ चटर्जी जी ऐसा नहीं किए और उन्होंने देश के लिए जो सही लगा उस तरह से वो पार्लियामेंट में अपनी बात को रखा करते थे। एक प्रॉब्लम और भी है कि जहां पर यूएस और यूके में पार्लियामेंट साल में 150 दिन चलती है, वहीं इंडिया में पार्लियामेंट 60 से 80 दिन चलती है। इससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो ये रहा है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर डिबेट लंबी होनी चाहिए थी, लेकिन जब कम समय मिलता है और उस कम टाइमिंग में आप सोचोगे कि बड़े बड़े मुद्दे पे डिबेट कर लिया जाए, तो ये इम्पॉसिबल है, सही से हो नहीं पाती है। और यही कारण है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो बिना डिबेट के पास कर दिए जाते हैं। आपके पास बहुत सारे लिस्ट हैं और आपके पास डिबेट करने का टाइम नहीं है। आप पार्लियामेंट में कोई मुद्दा को रखोगे तभी ना वो डिबेट हो पाएगी। अब आप स्पीकर जी कह रहे हैं कि मेरे पास उतना समय नहीं है डिबेट करने के लिए, इस मुद्दे को जल्दी से पास किया जाए। तो बिना डिबेट के, बिना विपक्ष और पक्ष दोनों तरफ से बिना कोई डिस्कशन के सिर्फ वोटिंग हो जाती है कि हाँ ये मुद्दा को कितने लोग सपोर्ट करते हैं, और पार्लियामेंट में जिनकी जो जितना आवाज होती है यस यस होनी चाहिए, उस तरह से वो उस मुद्दे को या उस बिल को पास करवा देते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि ये जो पार्लियामेंट का सेशन है ये 80 दिन से बढ़ करके कम से कम 130 दिन, 140 या 150 दिन तक होने चाहिए, जैसे कि यूके और यूएस में अभी चल रही है। पार्लियामेंट के जो सिस्टम है उसको बेहतर बनाने के लिए कई सारी कमियां देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे पहला प्रॉब्लम मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में जो अनुशासन है वो सही से चल नहीं पाती है। लोग हल्ला करते हैं, लोग बेंच को ठोकते हैं, किसी कौन मुद्दे पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। इस वजह से सारा का सारा डिस्कशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। जनता जो सुनने के लिए बैठती है उसको खाक न कुछ समझ में आती होगी कौन क्या बोल रहा है। हल्ला होता है तो क्या समझ में आएगा आपको। और यही एक बहुत बड़ा डिमेरिट है कि हम लोग अपने देश के पार्लियामेंट को सही से नहीं सुन पाते हैं। मैंने कई बार ट्राई किया है और देखा है कि कभी कभी बात बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस होती है, लेकिन कभी कभी विपक्ष या पक्ष ऐसे हल्ला करता है ना कि वो बात समझ नहीं आता कि क्या बोल रहा है। तो इसको खत्म किया जाए। दूसरा कि लोकसभा स्पीकर जिस पर बार बार सवाल उठते हैं कि वो सरकार की तरफ से झुकी हुई है, जिस पार्टी से वो स्पीकर बने हैं उनके तरफ झुकाव ज्यादा है, तो ये सुनकर अच्छा नहीं लगता है कि जिस पार्लियामेंट को निष्पक्ष तरीके से चलाना चाहिए, जिस ओहदे पे बैठ करके, और अगर उस तरह के शिकायत स्पीकर पे आ रहे हैं तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो इन चीजों को सुधारने की जरूरत है और पार्लियामेंट का जो समय है वो थोड़ा लंबा किया जाए ताकि डिस्कशन अच्छे से पार्लियामेंट में हो सके।